हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100+ 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट 5। ठीक है, डे 64 में हम लोग पहुंच चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज ये जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का लास्ट पार्ट रहेगा। कल से हम किसी और टॉपिक के साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अभी 26 दिन की यानी कि 26 दिन की सीरीज ये और बची है। इसमें अभी हमें कुछ और टॉपिक्स कवर करने हैं। अभी हमें हिस्ट्री कवर करनी है, अभी हमें कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो वो अभी हम आगे जो आने वाले हमारे दिन बचे हुए हैं उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये कोर्स एनरोल नहीं किया है तो प्लीज मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां के थ्रू जाके इस कोर्स को जरूर एनरोल कर लीजिए और क्विज अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और बाकी ये चैनल देखने के लिए जहां पर हम वीडियोस पोस्ट होती हैं रोज रात को 8 बजे, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस का बड़े डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ये देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट की नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। और जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को इस कोर्स के बारे में आप बताइए, ये जानकारी शेयर कीजिए। और नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक और दिया हुआ है। ठीक है, जो कम्युनिटी पेज होता है यूट्यूब का, उसका एक लिंक दिया हुआ है। वहां पर हमने एक पोस्ट किया हुआ है, आपसे कुछ फीडबैक्स हमने मांगे हैं, कुछ आप लोगों से राय मांगी है। प्लीज उसको जरूर फिल करिएगा। ठीक है, वो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। देखते हैं आज के दिन के वो 5 क्वेश्चंस क्या है। ये देखिए, आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग योर मालाबार ट्री टोड। ठीक है, मालाबार ट्री टोड को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्या है। पहला है, इट इज अ वेरी रेयर स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस आप लोगों को पता है क्या होता है, जैसे कि मेढक होता है। मेढक इज एन एम्फीबियन जो पानी में और जमीन में दोनों जगह रह सकता है। ठीक है, उनको बोला जाता है एम्फीबियंस। एंडेमिक टू दी वेस्टर्न घाट्स, यानी कि ये सिर्फ जो है वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा है जो इसका IUCN स्टेटस है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो स्टेटस देता है क्रिटिकलिटी का, उसके अकॉर्डिंग ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और तीसरा है कि इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्रीज, ये ज्यादातर टाइम जो है अपनी जिंदगी का पेड़ों में बिताते हैं। एंड कमिंग टू द ग्राउंड ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट मॉनसून शावर्स टू मेट। ठीक है, यानी कि ये मेटिंग करने के लिए जो है, जो एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसके लिए ये नीचे आते हैं, जमीन पे आते हैं। कब? जब मानसून की फर्स्ट शावर होती है तब। ठीक है, बाकी टाइम में ज्यादातर जो अपना जिंदगी का समय है इनका वो पेड़ पे ही बिताते हैं। तो इनमें से कौन सा जवाब सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आप लोगों को बताना है। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा, आप लोग बता सकते हैं मालाबार ट्री टोड को लेकर। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के एंडेमिक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और तीसरी चीज की मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ट्रीज पे ऊपर अपने लाइफ का स्पेंड करते हैं। ठीक है, देखिए जो बी स्टेटमेंट है वो सही है, बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि जो ये स्टेटमेंट 2 है ये गलत है। ठीक है, जो इसका स्टेटस दिया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है ये चीज। देखिए, पहले तो ये देख लीजिए अभी कैसा दिखता है। ठीक है, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, जनरली आप देख सकते हैं ये पत्ते के ऊपर है तो बहुत छोटा होता है ये। ठीक है, यहां पर ये इमेज थोड़ा सा जूम करके दिखाई गई है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। ठीक, इट इज अ वेरी रेयर स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, इसमें भी आप लगभग इसको बोल सकते हैं कि जो गोवा की स्टेट है उसके नीचे के एरिया में पाया जाता है ये। ठीक है, साउथ ऑफ गोवा। इसके बाद इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, ध्यान रखिएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, सिर्फ एंडेंजर्ड है। That spends most of the life of its life on trees and coming to the ground only during the first monsoon showers to mate. ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन जो है वो खतरे में है ड्यू टू दी हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, और एक फंगस है दैट इज बैट्राचोचाइट्रियम डेंड्रोबैटिस। ठीक है, इसको बीडी भी बोला जाता है। बीडी दैट इज अ डेडली फंगस दैट हैज बीन डेसिमेटिंग, यानी कि इसकी पॉपुलेशन को जो है बहुत ज्यादा तेजी से कम कर रहा है एंटायर एम्फीबियन पॉपुलेशंस की। सिर्फ इसकी पॉपुलेशन को ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो एम्फीबियंस की पॉपुलेशन है वो इस डेडली फंगस की वजह से खतरे में है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बना है ये देख सकते हैं आप लोग। एक फाउंडेशन है, ठीक है, एक फाउंडेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बोल सकते हैं मेटास्ट्रिंग फाउंडेशन, बेंगलुरु पे बेस्ड है। इसने क्या करा है, इसको एक 15 लाख रुपए का ग्रांट मिला है। ठीक है, फॉर 1 ईयर फॉर इट्स प्रोजेक्ट ऑन दी मालाबार ट्री टोड। और उसके अंदर ये क्या करेगा, इट इज वर्किंग टू ट्रेन एंड इक्विप सिटीजन्स फॉर मैपिंग द रेंज ऑफ एन एक्सट्रीमली रेयर स्पीशीज ऑफ टोड एज ओनली स्पोरेडिक रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। स्पोरेडिक रिकॉर्ड्स का मतलब होता है इरेगुलर रिकॉर्ड्स। हमारे पास कोई इसके आप कह सकते हैं कि रेगुलर रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो इन चीजों के लिए लोगों को ट्रेन करना और उनको इक्विप करना है, ठीक है, टू मैप दी फॉर मैपिंग द रेंज
ऑफ एन एक्सट्रीमली रेयर स्पीशीज ऑफ टोड। तो उसके लिए ये मेटास्ट्रिंग फाउंडेशन को 15 लाख रुपए का ग्रांट मिला है, उसी वजह से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बना है। और ध्यान रखेंगे मालाबार ट्री टोड जो है उसके बारे में ये जो इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी जा रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दिन का। देखिए यह है दिन का दूसरा क्वेश्चन विद रेफरेंस टू गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस को लेकर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है कि इट इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस दैट कंटेन्स बीटा कैरोटीन, इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है। दूसरा है इट इज कॉल्ड गोल्डन राइस बिकॉज ऑफ द गोल्डन कलर ऑफ इट्स ग्रेन्स, जो इसके दाने होते हैं, जो ग्रेन्स होती है उनका कलर गोल्डन होता है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है गोल्डन राइस। और तीसरा है इट वॉज क्लेम्ड टू बी एबल टू फाइट विटामिन ए डेफिशिएंसी, यानी कि यह क्लेम किया गया है कि ये विटामिन ए की जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, उससे लड़ने में, ठीक है, मददगार साबित होता है। तो ये इसके 3 स्टेटमेंट्स हैं। जवाब बताएंगे आप लोग गोल्डन राइस से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है 1, 2 एंड 3 में से। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है ये। ठीक है, ये देखिए इसके जो है तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 तीनों ही सही है। ऑप्शन डी इसका सही बनेगा। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या चीज है ये। देखिए सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गोल्डन राइस दिखता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल राइस है और ये हमारा गोल्डन राइस है। ठीक है, अब देखिए गोल्डन राइस वॉज डेवलप्ड ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स अगो, यानी कि आज से लगभग 2 दशक पहले, 20 साल के आसपास पहले मान सकते हैं। ठीक है, और किसने बनाया था? बाय बायोलॉजिस्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी एज अ वे टू प्रिवेंट विटामिन ए डेफिशिएंसी इन द डेवलपिंग कंट्रीज। जो विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, वहां के सिटीजन्स में, वहां के बच्चों में स्पेशली कह सकते हैं कि विटामिन ए की कमी होती है। तो उससे लड़ने के लिए, उससे बचाने के लिए स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बायोलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने आज से लगभग 2 दशक पहले इसको डेवलप किया था। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। ठीक है, एंड कैन ऑल्सो मेक चिल्ड्रन मोर ससेप्टेबल टू डेथ फ्रॉम अदर इलनेसेस जैसे कि मीजल्स। तो इसके लिए विटामिन ए का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन ए कहां से मिलता है? विटामिन ए इज मेड फ्रॉम बीटा कैरोटीन। किस किस में पाया जाता है? कैरेट्स, स्पिनच, स्वीट पोटैटोज एंड अदर वेजिटेबल्स। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों से बोला जाता है कि गाजर खाने चाहिए, स्पिनच मतलब पालक खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनसे क्या होता है, स्पिनच क्या बल्कि आप कह सकते हैं कि जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, क्यों? आंखों वगैरह के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब गोल्डन राइस बनाने के लिए क्या किया? साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया राइस प्लांट्स को विद बीटा कैरोटीन जीन्स फ्रॉम दी मेज। मेज आप सब लोग समझते हैं आई थिंक, भुट्टा जिसको बोलते हैं, मक्का या भुट्टा जिसको बोला जाता है, उसके जीन्स से बीटा कैरोटीन को निकाल के उसके साथ इसमें मॉडिफाई किया गया राइस प्लांट को, तब जाके ये गोल्डन राइस बना है। ठीक है, एंड बाय डूइंग दिस राइस प्लांट्स स्टार्टेड टू प्रोड्यूस द रिच ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट। ये इसका ऑरेंज कलर का इस तरीके का पिगमेंट जो है वो बन गया। ठीक है, लेकिन लेट 90s में जब इसका इंसेप्शन हुआ, यानी कि जब से ये बना, डिबेट्स हैव रेज्ड ओवर द ट्रांसजेनिक क्रॉप कंसिडर्ड एज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये हमने बात करी है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में पहले भी। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं कि इस वजह से क्या हुआ कि इसके ऊपर बेसिकली, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को आप ऐसे अपने आप नहीं उगा सकते, उसके लिए आपको एक अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका अप्रूवल नहीं मिला, इसलिए बेसिकली ये चीज जो है अभी थोड़ा सा इशू में थी। ठीक है, और मोरओवर स्ट्रिंजेंट इंटरनेशनल रेगुलेशन सच एज द कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपके रिलेटेड है जीएम क्रॉप्स को लेकर ही। ठीक है, हैव स्टाइमाइड अप्रूवल ऑफ द मेनी जीएम क्रॉप्स, यानी कि इसके जो बहुत सारी जीएम क्रॉप्स, क्योंकि ऐसा होता है कि जो लैब वगैरह होती है, जो साइंटिस्ट है, वो चीजों को लेकर मॉडिफाई करने के लिए उनमें एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, उनसे पता लगता है कि ये चीज इस चीज में हेल्पफुल है। जैसे गोल्डन राइस बना कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हेल्पफुल है, लेकिन जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है ये सबको अप्रूवल नहीं देती है। ठीक है, और अभी ये न्यूज चल रही है कि बांग्लादेश में भी द फर्स्ट कंट्री, बांग्लादेश में भी इसका इशू चल रहा है, तो बांग्लादेश में भी द फर्स्ट कंट्री जहां पर ये गोल्डन राइस को उगाने के लिए, इसकी क्रॉप को लगाने के लिए बेसिकली अप्रूवल मिल सकता है। तो बांग्लादेश में भी द फर्स्ट कंट्री जहां पर इसको अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज के जवाब आप लोग और बताइएगा कि इंडिया में कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को उगाना अलाउड है? ठीक है, विच जीएम क्रॉप इन इंडिया इज अलाउड टू ग्रो? ठीक है, लीगली। चलिए, हमने पीछे बात करी थी, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दिन का तीसरा क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू
common but differentiated responsibilities and respective capabilities, that is CBDRRC. Consider the following statements. पहला है कि the principle of CBDRRC is enshrined in the 1992 UNFCCC treaty. UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है और आप लोग भी देख रहे हैं कि इसका जो जिक्र है वो रोज हम लोग लगभग एक नए क्वेश्चन में जरूर करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज. और तीसरा है कि एनेक्सर 1 अंडर सीबीडीआर आर जनरली रेफर्ड टू एज द डेवलप्ड कंट्रीज. जो एनेक्सर 1 है उसमें जनरली कौन सी कंट्रीज है, विकसित देश है या फिर डेवलप्ड कंट्रीज है. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से, ये आप लोगों को बताना है. 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा. अबाउट सीबीडीआरआरसी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज. ठीक है, तो जवाब बता सकते हैं आप लोग इसका. ये देखिए, इसका जो जवाब है वो तीनों ही सही है. आइए इसके बारे में पढ़ते हैं जल्दी से, क्या चीज है ये. द प्रिंसिपल ऑफ CBDRRC इज एनश्राइंड इन द 1992 UNFCCC ट्रीटी विच वॉज रेटिफाइड बाय ऑल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज. पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि सारी की सारी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया हुआ है या फिर आप कह सकते हैं कि अप्रूवल दिया हुआ है. इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज. ये पहला लीगल इंस्ट्रूमेंट है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए. एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल अटेम्प्ट टू एड्रेस नेगेटिव इंपैक्ट्स टू ग्लोबल एनवायरनमेंट. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग CBDRRC द कन्वेंशन डिवाइडेड कंट्रीज. सारे के सारे देशों को एक कैटेगरी में नहीं रखा गया है बल्कि कंट्रीज को डिवाइड किया गया है इन एनेक्सर 1 एंड नॉन एनेक्सर 1 कंट्रीज में. ठीक है, जो फॉर्मर है यानी कि जो एनेक्सर 1 है वो डेवलप्ड कंट्रीज है और जो लेटर है दैट इज योर डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, अंडर द कन्वेंशन एनेक्सर 1 कंट्रीज हैव अ ग्रेटर मिटिगेशन रोल देन द नॉन एनेक्सर 1 कंट्रीज. कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जो एनेक्सर 1 कंट्रीज है उनका रोल जो है वो ज्यादा है. ठीक है, और ये CBDRRC एंड द एनेक्सर क्लासिफिकेशन जो है दे आर कोडिफाइड अंडर द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल. ध्यान रखिएगा. ठीक है, पहले बेसिकली ये CBDRRC जो है ये इसके अंदर बनी थी. 1992 की जो UNFCCC की ट्रीटी थी वहां पर बनी थी, लेकिन जो ये आपका एनेक्सर क्लासिफिकेशन है इनको कोडिफाई किया गया है इन दी 1997 की क्योटो प्रोटोकॉल में. ठीक है, एंड एनेक्सर 1 कंट्री एमिशन रिडक्शंस आर लीगली बाउंड. जो एनेक्सर 1 कंट्रीज के जो एमिशन रिडक्शंस है यानी कि इनके लिए जो इनके रोल्स हैं वो लीगली बाउंडेड है. ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं मेजर एनेक्सर 1 एंड मेजर एंड नॉन एनेक्सर 1 कंट्रीज. तो जो एनेक्सर 1 कंट्रीज है उसमें आप देखेंगे ज्यादातर जो कंट्रीज है दे आर ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान. ठीक है, न्यूजीलैंड, रशिया, स्पेन, US, UK एंड यूरोपियन यूनियन. ठीक है, और मेजर नॉन एनेक्सर 1 कंट्रीज जितनी भी है, आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सारी की सारी यहां पर है. बहुत सारी है, मैंने नाम सारे इंक्लूड नहीं किए हैं. कुछ मेजर देख सकते हैं, जैसे आप अर्जेंटीना है, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इंडिया. ठीक है, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका. सारी की सारी कंट्रीज जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सारी की सारी आपकी नॉन एनेक्सर 1 कंट्रीज में है. और नॉन एनेक्सर 1 कंट्रीज के जो रोल्स हैं दे आर नॉट लीगली बाउंड. ध्यान रखिएगा. ठीक है, लीगली बाउंड जो है वो सिर्फ एनेक्सर 1 कंट्रीज के हैं यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके हैं. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. दिन का चौथा क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एमिशन गैप रिपोर्ट. एमिशन गैप रिपोर्ट को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. पहला है कि इट इज पब्लिश्ड बाय UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ये उसके तहत पब्लिश की जाती है. ठीक है, या उसके द्वारा पब्लिश की जाती है. दूसरा है द रिपोर्ट प्रेजेंट्स द लेटेस्ट डेटा ऑन द एक्सपेक्टेड गैप इन टारगेट्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका जो एक्सपेक्टेड गैप है उस पर ये लेटेस्ट डेटा देता है. ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है. 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा. पब्लिश्ड बाय UNEP और ये लेटेस्ट डेटा बताएगा ऑन द एक्सपेक्टेड गैप इन द टारगेट्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. एमिशन गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये भी क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी. ये देखिए, इसका भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 एंड 2. आइए इसके बारे में देखते हैं क्या चीज है ये देखिए, द एमिशन गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड द रिपोर्ट प्रेजेंट्स द लेटेस्ट डेटा ऑन द एक्सपेक्टेड गैप इन 2030 फॉर द 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टारगेट्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट में ये बोला गया है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उसके कंपैरिजन में जो हमारा टेम्परेचर राइज होगा 2030 तक यानी कि 2030 तक, आज से 10 साल बाद तक, वो 1.5 डिग्री
से ज्यादा नहीं होना चाहिए और किसी एक्सेप्शनल कंडीशन में वो ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये टारगेट है। इसमें क्या दिया गया है, इट कंसिडर्स डिफरेंट सिनेरियोज फ्रॉम नो न्यू क्लाइमेट पॉलिसीज सिंस 2005 टू फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल नेशनल कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, ये इन सारे के सारे सिनेरियोज को कंसिडर करता है और फॉर द फर्स्ट टाइम इट लुक्स एट हाउ लार्ज एनुअल कट्स वुड नीड टू बी फ्रॉम 2020 टू 2030 टू स्टे ऑन ट्रैक टू मीटिंग द पेरिस गोल्स। क्योंकि इसके आपको गोल्स को अगर टारगेट करना है तो इस रिपोर्ट में पहली बार जो 2019 में इस बार रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि कितने एनुअल कट्स जो हैं वो कितने बड़े होने चाहिए, ताकि मतलब 2020 से लेकर 2030 के बीच में जो एनुअल कट्स लगाने हैं वो कितने ज्यादा होने चाहिए, कितने बड़े पैमाने पर होने चाहिए, ताकि जो 2030 का टारगेट है हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस का पेरिस एग्रीमेंट का, उसके हम इन ट्रैक रहें। क्योंकि अभी आने वाले 10 साल है, अगर अभी से हम लोग चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, एनुअल कट्स नहीं लगाएंगे, तो 2030 तक जाते जाते ये आपके टारगेट्स को अचीव करना रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज यहां पर दी गई है। 2019 की रिपोर्ट में ये चीज जो है वो पहली बार बताई गई है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 2019 की रिपोर्ट के थोड़ा सा हाइलाइट्स देखते हैं। क्या है कि ग्रीन हाउस एमिशंस जो है वो 1.5% बढ़े हैं पर ईयर ओवर द लास्ट डिकेड। ठीक है, अगर हम पिछले डिकेड से बात करें तो एमिशंस इन 2018 इंक्लूडिंग फ्रॉम लैंड यूज चेंजेस सच एज डिफॉरेस्टेशन हिट अ न्यू हाई ऑफ 55.3 gigatons of CO2 equivalent. ठीक है, even if all the current unconditional commitments under the Paris agreements are implemented, temperatures are expected to rise by 3.2 degrees Celsius over pre-industrial level. तो ये बोला जा रहा है कि जितने भी अनकंडीशनल कमिटमेंट्स हैं, अगर इनको पूरा कर भी लिया जाता है, इनको अगर इंप्लीमेंट कर भी लिया जाता है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट का, उससे हम कहीं ज्यादा ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, हम लोग निकल जाएंगे 3.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर। अब इसमें सबसे बड़ी जो कुछ कंट्रीज है जिनका रोल है वो देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस व्हेन मेजर्ड ऑन अ पर कैपिटा बेसिस। ठीक है, ओवरऑल की बात करें तो चाइना जो है दैट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाउस गैस, लेकिन पर कैपिटा की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस सबसे ज्यादा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर। इंडिया तीसरे नंबर पर आता है बिहाइंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, लेकिन इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो यूनाइटेड नेशंस, चाइना और कुछ और देश है उनसे काफी नीचे है। ओवरऑल में इंडिया तीसरे नंबर पर है और पर कैपिटा में इंडिया नीचे है। ठीक है, G20 की जो कंट्रीज हैं दैट इज योर 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, इनका कलेक्टिवली अमाउंट जो है वो 78% है। जितना भी टोटल एमिशंस हो रहा है उसका 78% G20 कंट्रीज द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 G20 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म जीरो एमिशंस का जो टारगेट है उसके लिए कमिटमेंट किया हुआ है। तो मेरा सवाल आप लोगों से यहां पर यह है कि ये कौन सी 5 G20 मेंबर्स हैं या G20 कंट्रीज हैं जिन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है फॉर अ लॉन्ग टर्म जीरो एमिशन टारगेट के लिए। ठीक है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यहां पर लिखा गया है कि 1.5 डिग्री का जो टेम्परेचर गोल है ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो 7.6% कम होने चाहिए, मस्ट फॉल बाय 7.6% ईच ईयर, तब जाके कहीं हो सकता है कि हम यहां पर पहुंचे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा आप लोगों को और सब लोगों को, हम लोगों को सबको मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। ठीक है, टू डिलीवर ऑन दीज कट्स द लेवल ऑफ एम्बिशंस इन द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, क्योंकि हर देश के कुछ कुछ एनडीसीज हैं दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, उसको बढ़ाना पड़ेगा एटलीस्ट 5 फोल्ड, यानी कि 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के गोल को अचीव करना है तो, और 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा अगर 2 डिग्री सेल्सियस के टारगेट तक हमें रुकना है तो। अदरवाइज अगर हम चीजें इसी तरीके से बढ़ाते रहे तो हम 3.2 डिग्री सेल्सियस के राइज को पार कर जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज यहां पर और इंपॉर्टेंट देखने लायक है कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस और ये 2 डिग्री सेल्सियस, तो यही वैल्यू जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि वाई इज 1.5 डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट। देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, जो हमारा कोरल रीफ्स है उसका 70% जो है वो डाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 2 डिग्री सेल्सियस पे तो वर्चुअली ऑल कोरल लीव्स विल बी लॉस्ट। ठीक, इंसेक्ट्स जो हमारे कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट्स दे आर विच आर वाइटल फॉर पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स आर लाइकली टू लूज हाफ देयर हैबिटेट, उनका आधा हैबिटेट खत्म हो जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, और यही चीज जो है वो डबल हो जाएगी अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गए तो। ठीक है,
ओवर 6 मिलियन पीपल जो हैं वो करंटली रहते हैं कोस्टल एरियाज में, वल्नरेबल टू द सी लेवल राइज एट 1.5 डिग्री सेल्सियस। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस में अगर हम पहुंच जाएं तो ये जो आपके वल्नरेबिलिटी है ये 10 मिलियन लोगों तक बढ़ जाएगी, 10 मिलियन मोर पीपल तक, यानी कि टोटल मिला के ये 16 मिलियन लोगों तक हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस में, अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए और 1.5 डिग्री से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जो सी लेवल का राइज है वो 100 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। ठीक है। यानी कि अगर आप बात करें कि अगर 1.5 डिग्री में हमारा सी लेवल यहां पर है तो हमारा 2 डिग्री सेल्सियस पे सी लेवल यहां पहुंच जाएगा और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दिस विल बी योर, ये डिफरेंस हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर का, यानी कि 100 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर राइज होने की वजह से। ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्रॉट्स, यानी कि जो सूखा पड़ने की है, जो तूफान स्टॉर्म्स आने की है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है वो बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले गए तो। इसलिए ये 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इस चीज को भी आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दिन का क्या है। एडेप्टेशन फंड, एडेप्टेशन फंड फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स दैट हेल्प vulnerable communities in developing countries adapt to climate change is established under which among the following? किसके अंडर में ये अडेप्टेशन फंड जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है? पहला है पेरिस एग्रीमेंट, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल और चौथा है किगाली एग्रीमेंट। ठीक है। तो जवाब आप लोग बता सकते हैं, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। एडेप्टेशन फंड, ठीक है, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज को प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में यूज किया जाता है, वो किसके अंडर में एस्टैब्लिश है? ये देखिए इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा क्या चीज है ये एडेप्टेशन फंड। द एडेप्टेशन फंड वाज सेट अप अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए फिर से UNFCCC का नाम आया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर बार बता रहा हूं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2001। ये एडेप्टेशन फंड जो है 2001 में एस्टैब्लिश किया गया है, लेकिन ऑफिशियली लॉन्च हुआ है 2007 में एट दी COP7, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 7 इन मरक्केश। ठीक है, मोरक्को में जगह है। इट एम्स टू फाइनेंस concrete projects and programs that help vulnerable communities in developing countries that are parties to the Kyoto Protocol to adapt to climate change. ठीक है। एंड इस फंड के लिए कहां से पैसा आता है? द फंड इज फाइनेंस्ड बाय इन पार्ट बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डोनर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम अ 2% शेयर ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शंस, जो CERs होते हैं, दैट विच आर इशूड अंडर द प्रोटोकॉल्स क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इन चीजों के बारे में आप लोग पढ़िएगा। अभी हम लोग एनवायरमेंट साइंस को कवर नहीं कर रहे हैं। अगर हम आगे जाकर एनवायरमेंट साइंस को कवर करेंगे तो हम ये सारी चीजें बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर रिगार्डिंग नीचे जो मैं आपको बता रहा था कि फीडबैक का एक फॉर्म दिया गया है, वो समथिंग रिगार्डिंग टू दिस है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए क्या कवर करें। जैसे ज्योग्राफी अभी आप लोग देख रहे हैं कि चल रही है। ठीक है, कुछ हिस्ट्री भी बीच में मतलब हिस्ट्री भी चल रही थी, थोड़ा सा अभी कुछ इशू है तो हिस्ट्री को अभी हम फिर से मतलब वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, थोड़ा सा 1-2 वीडियो पॉलिटी के यहाँ पर है। पॉलिटी बहुत जल्द आप लोगों के लिए फुल फ्लैश कोर्स के रूप में आएगी। और बाकी क्या चीज़ आप लोग चाहते हैं जिस चीज़ को कवर किया जाए और किस एग्जाम पर फोकस रख के वो चीज़ें हम लोग कवर करें, थोड़ा सा आप ये चीज़ जो है वो हमें नीचे उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू क्लिक करके बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल जितना चाहें डिटेल में आप चाहें लिख सकते हैं, वहां पर कोई इशू नहीं है। आपका फीडबैक जो है वो हमेशा जरूरी है। उस चीज को देखते हुए हम लोग चीजें फिर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या है ये इंपॉर्टेंट। जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, दैट इज द नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर एडेप्टेशन फंड। ठीक है, एंड प्रपोजल्स आर सबमिटेड विद एंडोर्समेंट्स ऑफ NDA, दैट इज योर नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। नाबार्ड जो है has been accredited as the National Implementing Entity, that is NIE, for Adaptation Fund in July 2012 and is the only NIE in India. ठीक है, जो National Implementing Entity है वो सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड है इंडिया में। ठीक है, किसकी? एडेप्टेशन फंड की। और NIEs क्या होती है? NIEs are those national legal entities nominated by the parties to the Kyoto Protocol that are recognized by the board as meeting the fiduciary standards established by the board. ठीक है, फिड्यूशियरी स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है जो बेसिकली इनके बीच में जो ट्रस्ट वर्दी रिलेशंस है बिटवीन दी बोर्ड एंड द जो आपका ये NIE बनाई गई है उसके बीच में। ठीक है,
और एनआईई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इट बियर्स द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। जितने भी प्रोजेक्ट्स इसके अंतर्गत चल रहे हैं उनका ओवरऑल मैनेजमेंट करेंगे ये, एंड प्रोग्राम्स फाइनेंस बाय द एडेप्टेशन फंड एंड हैव ऑल फाइनेंशियल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो एनआईई के अंदर होंगी, या आप कह सकते हैं कि ये एनआईई के रोल होंगे। तो ये थे आज के दिन के क्वेश्चंस। आई होप आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट वही करूंगा कि फिर से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कोर्स का, वहां से जाके प्लीज एनरोल कर लीजिए। क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि कितने डिटेल में हम लोग चीजें डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चंस आप यहाँ पर करेंगे अटेम्प्ट, वो अच्छी बात है। आप लोग यहाँ पर वीडियो के साथ साथ भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि वेबसाइट के थ्रू जाके और सिर्फ जहां पर क्वेश्चंस दिख रहा है वहां पर क्वेश्चन को सिर्फ अटेम्प्ट अगर आप कर पा रहे हैं तो वो आपको रियल में एग्जाम वाली फील दे सकता है। क्योंकि क्वेश्चन के साथ अगर आप आंसर भी हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उतनी ज्यादा वो रियल फील जो है वो आई थिंक कि नहीं आ पाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान दें, हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आए, जाके एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करें वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। जो लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, क्योंकि कुछ लोग हैं जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिनके हमें कमेंट्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो नीचे वो भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके का उनको कोर्स लग रहा है, और थोड़ा सा वो अपने साथ वाले लोगों को इस चीज के बारे में बताएं। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें सर्च करिएगा, ओकुल शिक्षा के नाम से हम लोग हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक दिए गए हैं, आपको कहीं ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी अगर आप हमसे कोई और फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, कोई और रिक्वेस्ट हमारे लिए है, ठीक है, तो वो भी आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.com, okul.co@gmail.com पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में फिर से 5 क्वेश्चंस लेके। मोस्ट प्रोबेबली ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, एनवायरमेंट इकोलॉजी। कल से हम कुछ नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए वो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।